हेलो 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 हेलो, स्वागत है सभी का। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, रेगुलरली सरल एकेडमी के साथ में जुड़े होंगे। और जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हमारा लेक्चर 8 है। इसके अंतर्गत हम राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। वैसे आज राउल्ट के नियम का दूसरा भाग है, ठीक है। इसके पहले वाला भाग आपको देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी ये वाला भाग समझ में आएगा। और आप आज के इस वीडियो में जान पाओगे कि चावल पकाने से पहले चावल के पानी में नमक क्यों डाला जाता है, या किसी सब्जी को बनाते समय पकने से पहले जैसे हम पानी डालते हैं उसके बाद नमक क्यों डालते हैं और फिर सब्जी क्यों डाल देते हैं, है ना। तो आज साइंस और होम साइंस की क्लास दोनों साथ पे रहेगी, तो इसी बात पे आप लोग थम्स अप कर देंगे। मैं आपको बताने वाला हूं कि नमक डाला क्यों जाता है, वाई। हम कोई भी पदार्थ को जब पकाते हैं तो उसमें नमक क्यों डाला जाता है, व्हाट, नमक का रोल क्या हम बाद में नहीं डाल सकते, ऐसा क्यों होता है ना। तो यहां पर आप इसी उदाहरण से आज आप राउल्ट का नियम समझेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ पे लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और पहला पेज खाली होगा जिसमें सर एक डायग्राम बनाएंगे। और ये डायग्राम जरूरी है ना, चित्रकला से ही तो तुम्हें समझ में आएगा। यदि लेट करूंगा, मैं धीरे धीरे करूंगा तो मतलब चित्र ना बनाऊं तो बोलते रहूं तो समझ में कैसे आएगा। तो ये समझो आप कि एक पात्र है ना, ऑलवेज सर आएंगे और एक चित्र बनाएंगे। सर की आदत है बिना चित्र के, बिना डायग्राम के ये बात नहीं हजम होगी। चलो आज मैं देखता हूं कि मेरे पास में शेप वगैरह है क्या, प्रॉपरली कोई शेप है जिसका प्रयोग हम कर सकते हैं। हाँ, हमारे पास में शेप है, हम जबरदस्ती मेहनत करते हैं, ठीक है। वी हैव प्रॉपरली शेप ना, तो हम इस वाले शेप का यूज करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ये रहा हमारे पास में आज पात्र, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके मार्क्स जो है वो हटा देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में एक पात्र रखा हुआ है। अब सर ज्यादा लोड नहीं लेंगे पात्र बनाने के लिए। और इस पात्र में आपने क्या भर दिया बेटा, इस पात्र में आपने भर दिया जल। क्या भर दिया आपने, जल भरा हुआ है इस पात्र में, ठीक है। ये लो, इस पात्र में जल भरा हुआ है और आपने इसे रख दिया है, ऐसे ढक्कन ढक के आपने क्या किया है, इसे रख दिया है। ये ढक्कन आपने ढका और इसे पैक करके रख दिया। क्या होगा आपको पता है कि यहां पर वाष्पन की क्रिया होगी। यहां से जल के कण जो है छोटे छोटे, वो जल अवस्था को त्याग कर वाष्प अवस्था में परिवर्तित होंगे और यहां ढक्कन के किनारों पर और पूरे ढक्कन पर जम जाएंगे। और जमने के बाद में बाहर के ठंडे वातावरण से ये प्रभावित होकर ये वाष्प पुनः किस चीज में बदल जाएंगे बेटा, जल वाष्प के कण, जल के कणों में, ठीक है। तो ये कब बनेंगे मालूम है तुम्हें, ये कब बनेंगे, जब वाष्प की क्रिया बहुत अधिक हो जाए। वाष्प की क्रिया बहुत अधिक हो जाए तो कुछ कण यहां पर जाएंगे, ठंडा होंगे, टकराएंगे और वापस कुछ कण वाष्प बन के वापस जब वाष्प की मात्रा यहां ज्यादा होगी ना, ये समझ लो कि यहां बहुत सारी वाष्प की कण बन चुकी है, अति। तो ये वाष्पीकरण वापस क्या करेगी पता है, इस द्रव्य की सतह पर दाब लगाएगी। और इसी दाब को कल हमने नाम दिया था क्या, वाष्प दाब। जब किसी द्रव्य द्वारा, जब किसी द्रव्य की वाष्प द्वारा उसी द्रव्य की सतह पर दाब लगाया जाता है तो हम उसे वाष्प दाब कहते हैं। बहुत ही गंदी ड्राइंग बनाई है मैंने, आई डोंट लाइक दैट। चलो आगे वाले में से करेक्ट करेंगे, इस वाले बेलन का अपन प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक बात। यहां पर तुम्हें समझ में आ गया। अब क्या होगा, तुम्हें एक बात तो समझ में आ गई होगी, एक चीज तुम्हें समझ में आ गई होगी कि जो वाष्पन की क्रिया होती है, जो वाष्पन की क्रिया होती है वो है एक लॉजिकल प्रश्न तुम मुझे बताओगे, वाष्पीय क्रिया यहां नीचे वाले स्तर से होती है, धीरे धीरे समझेंगे, या फिर ये ऊपर वाले स्तर से होती है ना। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे आपके कमेंट करके मुझे बताना होगा कि वाष्पन की क्रिया जो है वो द्रव्य के तल वाले हिस्से से होती है या द्रव्य की सतह वाले हिस्से से होती है। इसका आंसर भी मैं कल आपको बता चुका हूं, इसका आंसर भी सर आपको कल बता चुके हैं। एक बार जरा देख ले वॉइस वगैरह में कोई ग्लिच तो नहीं हो गया, आपने कमेंट करके मुझे वाष्पन की। चलो सब कुछ तो ठीक है बेटा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। चलो मैं जरा एक बार, क्या है कोई लोग देख नहीं रहे शायद, या देख भी रहे होंगे तो आई डोंट नो आवाज का क्या सीन है, सब कुछ ठीक है कि नहीं है।
क्या मुझे पता, चलो बढ़िया है, मस्त, सब कुछ सही चल रहा है। तो द करेक्ट आंसर है इसकी यहां पर सर द्रव्य की सतह से, ये जो ऊपर वाले हिस्से है ना, यहां से वाष्पन की क्रिया होती है। और अभी हमने सिर्फ जल लिया है, क्या लिया है, जल, वो भी शुद्ध, किसी भी प्रकार का आयन नहीं, कोई भी चीज इसमें मिली हुई नहीं, प्योर जल, 0 TdS। ठीक है, तो इस स्थिति में पता है ये जो शुद्ध जल है ये 100 डिग्री ताप पर बॉईल होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि अपनी द्रव्य अवस्था को त्याग कर वाष्प अवस्था में पहुंच जाएगा। या मैं ये कहूं कि इसका वायुमंडलीय दाब जो है वो 1.013 बार हो जाएगा। ये द्रव्य की वो अवस्था है जब द्रव्य का वाष्प दाब या वायुमंडलीय दाब 1.013 बार हो जाए, तो आप उस समय ये कह सकते हो कि जल जो है वो द्रव्य अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ हो चुका है, अर्थात जल जो है वो उबलना प्रारंभ हो चुका है। तो उबलेगा कहां से, यहां से, इस सतह से क्या बोलते हैं, वाष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी, यहां बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से से। ठीक है, तो ये 100 डिग्री पर उबलना चालू हो जाएगा। परंतु अभी ये शुद्ध है, अभी विलयन थोड़ी ना बना, अभी कैसा है, बिल्कुल एकदम शुद्ध स्थिति में। विलयन बनाने के लिए क्या करना होगा, हमें विलय पदार्थ इसमें मिलाना होगा। क्या करना होगा बेटा, विलय पदार्थ इसमें मिलाना होगा। और कल तुमने एक बात जानी है, कल तुमने एक बात समझी है कि भाई साहब विलय पदार्थ तो गैस भी हो सकता है, तो गैस की विलयता के लिए नियम हेनरी ने दे चुके हैं। फिर भाई साहब विलय जो है वो द्रव्य भी हो सकता है, इससे रिलेटेड कल आप लेक्चर देख चुके हो। अब आज जो आपका विलय होगा वो होगा ठोस, और ठोसों के लिए कहा गया है कि द्रव्य जो है वो वाष्पशील पदार्थ है, परंतु जो ठोस है वो कैसा पदार्थ है बेटा, अवाष्पशील पदार्थ। अर्थात ठोस को आप ऐसा मान लेते हैं कि ठोस एक ऐसा पदार्थ है जो वाष्प नहीं बनाता, जो वाष्प नहीं बनाता। ये राउल्ट का नियम का सेकंड पार्ट है ना, कि मतलब ये जो वीडियो है लेक्चर 2 जो राउल्ट के नियम का चल रहा है, लेक्चर 8 जिसे आप बोल रहे हो, इसमें ठोस पदार्थ जो है वो वाष्प नहीं बनाता। तो अब जो चित्र आपकी बुक में बने हुए हैं मैं क्रमशः उन्हें बनाने की कोशिश करूंगा बहुत प्यार से, और आप लोग समझेंगे। एक हो गया ये, इस पे हम भर देते हैं बेटा पानी, क्योंकि वो दोनों चित्र मुझे बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगे, आई डोंट लाइक दैट। तो हम एक नया चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये आपका नया चित्र रहा, और यहां पर आप ये कह सकते हो, यहां पर आप ये कह सकते हो कि ये जल के कण है। ये क्या है, यहां पर ये जल के कण है, बिल्कुल नीले नीले आपको दिख रहे होंगे, ये जल के कण है, शुद्ध जल। हम इन्हें क्या बोल रहे हैं बेटा, हम इन्हें बोल रहे हैं कि सर ये बिल्कुल शुद्ध जल है। चलो बढ़िया, ये आपका एक शुद्ध जल है, या आप इसे बोल सकते हो शुद्ध विलायक। अभी हमने इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी चीजें नहीं मिलाई, है ना, नहीं मिलाई। तो इस स्थिति में राउल्ट ने कहा गया था कि इसका जो हमने ए मान लिया, इसे क्या मान लिया है, ए, पी ए जो है, यानी कि इस विलियन सॉरी इस शुद्ध द्रव्य का जो वाष्प दाब है वो समानुपाती होगा किसके, इसके मूल अंश के। जो वाष्प, इसका जो वाष्प दाब होगा, इस विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ का जो वाष्प दाब होगा वो इसके मूल अंश के समानुपाती होगा। ओके, गॉट इट। इसी को दूसरे रूप में लिखा गया था कल, इसी को दूसरे रूप में हमने कुछ इस प्रकार से भी लिखा था। चलो इसे जरा ऊपर उठा दूं मैं, हमारे पास में बोर्ड है, हम इसे ऊपर उठा के यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, इसी को ही दूसरी स्थिति में आप ये लिख सकते हो कि जब हम समानुपाती का निशान हटाएंगे तो पी ए बराबर होगा पी नॉट ए एक्स ए के। ये आपका दूसरा समीकरण था। ये अब क्योंकि हम जब समानुपाती का निशान आते हैं तो पी ए नॉट आता है, जो कि शुद्ध अवस्था में उस विलय पदार्थ का उस विलायक पदार्थ का वाष्प दाब होता है। ठीक है, तो ये कल आपने समझ लिया था। अब आज हम क्या करेंगे, हम एक पात्र लेंगे फिर से, और इस पात्र में जल तो होगा ही बेटा, जल जो है वो इस पात्र में होगा ही। ये लो हमने भर दिया जल, ये प्रॉपरली इस पे क्या भरा हुआ है, विलय पदार्थ। इस पे क्या भरा हुआ है बेटा, विलय पदार्थ। यहां से अपन ने थोड़ी सी लाइन को
तिरछा कर दूं मैं, ठीक है। चलो बढ़िया है, इसे यहां से मिटा देते हैं। ये बन गया प्रॉपर पात्र, ठीक है। अब हम इसमें एक विलय पदार्थ मिलाएंगे, और ये विलय पदार्थ जो है वो अवाष्पशील होगा। कैसा होगा? अवाष्पशील, यानी कि ये जो पदार्थ है ये वाष्प नहीं बनाएगा। अवाष्पशील पदार्थ मतलब ये वाष्प नहीं बनाएगा। और मोटे मोटे रूप से आप ये कह सकते हो कि जो विलय पदार्थ की भौतिक अवस्था होगी वो कैसी होगी? ठोस होगी। और ठोस पदार्थ नॉर्मली अवाष्पशील होते हैं। गॉट इट? अब हमने छोटे छोटे कण, ये जो येलो वाले कण हैं, ये जो ठोस वाले कण हैं, हम यहां पर क्या मिला रहे हैं? अवाष्पशील पदार्थ, नमक। क्या मिला रहे हैं? हम बहुत सारे नमक के जो कण हैं, ये लो, ये छोटा सा एक डब्बा बना दिए हमने, जिस पे रखा हुआ है आपका NaCl। क्या रखा हुआ है? NaCl। और इस NaCl को हम इस पे प्रवेश करवा देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये लो, आपने इस पे नमक घोल दिया, बहुत बढ़िया बात है सर, ये आपने विलयन बना दिया। अब यहां पर आपके ओहो छोटे छोटे कण जो हैं वो जल के भी होंगे और नमक के भी होंगे, जल के भी होंगे और नमक के भी। तो स्टेज नंबर 1, जब ये शुद्ध विलायक था, जब ये शुद्ध विलायक था और आप इसे गर्म कर रहे थे, तो केवल जल के कण वाष्पन की क्रिया में भाग ले रहे थे और ये स्वतंत्र थे। ये कैसे थे? स्वतंत्र थे। मतलब जैसे जैसे आप 100 डिग्री तापमान दे रहे थे, फटफट से यहां से निकल निकल के कौन जा रहे थे बेटा? जल के वाष्प के कण जा रहे थे, ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने इसमें NaCl घोल दिया। NaCl जैसे ही घोला, आपने जल के बीच में नमक की उपस्थिति को बढ़ा दिया। अब क्या होगा? जब आप इसे गर्म करेंगे, जब आप इसे ताप देंगे, जब आप इसे ताप देंगे, तो पता है जल के कण वाष्प तो बनेंगे। कहां से बनेंगे? यहां से बनेंगे, यहां पर से वाष्प के कण बनेंगे। यहां पर ध्यान से देखोगे पूर्ण रूप से जल के कण हैं, परंतु यहां पर जब हम सतह पर देखेंगे तो यहां पर बेटा नमक के भी कण हैं और यहां पर आपके जल के भी कण हैं। तो पता है जल तो वाष्पशील है, जल वाष्प बन के उड़ेगा, परंतु नमक उसके बीच में है। नमक क्या करेगा? उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा। उस वाष्पन की क्रिया जो 100 डिग्री पर हो जानी चाहिए थे, जो जल्दी जल्दी होनी चाहिए थे, उसे धीमा कर देगा। क्यों? क्योंकि जब आप गर्म करोगे तो पहले एनर्जी पानी के पास जाएगी, फिर कुछ एनर्जी उसमें से नमक भी ऑब्जर्व करेगा, और नमक जो है वो अवाष्पशील पदार्थ है, तो ये वाष्प में नहीं बदलेगा। कौन बदलेगा? सिर्फ जल बदलेगा। तो जल के मार्ग में जो नमक के कण हैं वो रुकावट पैदा करेंगे, जिससे वाष्पन की क्रिया कम होगी, और वाष्पन की क्रिया कम होगी अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर जो वाष्प दाब है वह भी कम लगेगा। देखो ज्यादा वाष्प बनेगी, इसका मतलब वाष्प की मात्रा बढ़ेगी और वाष्प जो है वो अधिक दाब लगाएगी द्रव्य की सतह पे। परंतु जब वाष्प ही कम बनेगी तो वाष्प दाब भी अपने आप कैसा हो जाएगा? कम। और ये कम किस कारण से हो रहा है? नमक के कणों के कारण, यानी कि विलय के मूल के कारण। इसके कारण हो रहा है? विलय के मूल के कारण। तो अब मेरा एक प्रश्न है, मेरा एक प्रश्न है तुम लोगों से, तुम लोग मुझे ये बताओगे ऑब्जर्व करके, बता भी नहीं रहे हो कि नीला कलर सर प्रॉपरली विजिबल नहीं है, नीले कलर को चेंज कर दो। तो कर देते हैं बेटा, नीले कलर को चेंज कर देते हैं अपन। कौन से कलर कर दें? ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है। ये लो, ग्रीन कलर कर दिया हमने। जहां जहां ये कलर है हमारा, हम इसे ग्रीन कलर कर देते हैं, ठीक है। ये लो, when we have a option, now it's visible, okay, now it's okay, आप सभी को दिख रहा होगा प्रॉपरली, ठीक बात। तो यहां पर शुद्ध अवस्था में आपने बोला था, और अब मैं राउल्ट का नियम लिखने वाला हूं ना, राउल्ट का नियम अब मैं आपके सामने लिखने वाला हूं, और यही राउल्ट का नियम आपको भी लिखना है। चाहो तो मेरे साथ साथ लिख लो, चाहो तो मेरे बाद में लिख लो। चलो
से भी यहाँ से हटा दिया जाए, इसे अपन पहुँचा देते हैं यहाँ पर, और ये वाले भाई साहब को अपन भेज देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक चीज़ जो हमें मिटानी है वो है ये अपन मिटा देते हैं। ये जा रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर राउल्ट भैया ने कल एक नियम कहे थे, आप लोगों को पता होगा। वो नियम कुछ इस प्रकार से था, वो नियम इस प्रकार से था। व्हाइट पेन से लिखा जाए, मैं एनसीईआरटी से ही लिखवा रहा हूं आपको, अपनी भाषा नहीं है। यहां पर आप लिखोगे किसी विलियन, चलो अब मैं सीधी लाइन लिखना प्रारंभ करता हूं, के प्रत्येक देखो कल यही मैंने लिखा था, वहां पर अलग लिखा था, वाष्पशील अवयव अवयव का ये नियम सही है। आंशिक दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। ठीक बात। चलो अब जरा अपन क्या करें, इन सभी को यहां से उठाएं, इन सभी को यहां से उठाएं। आप भी आइए, आप क्यों रुके हुए हैं, भी आइए, और अपन इसे यहां पर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों से मेरा एक प्रश्न होगा बहुत ही छोटा सा, कि कौन सा अवयव वाष्पशील है, ये विलायक वाष्पशील है या फिर ये विलय वाष्पशील है, बताओ। लिखा हुआ है सर ने, तो सिर्फ आपका विलायक वाष्पशील है। तो इस जो यहां पर आपका विलियन बना ना, यहां पर जो विलियन बना, यहां पर जो वाष्पन की क्रिया होगी वो सिर्फ, यानी कि यहां पर जो वाष्प दाब लगेगा वो सिर्फ उस वाष्पशील पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होगा जो इसमें वाष्प दाब लगा रहा होगा। यदि मैंने कुछ उल्टा बोल दिया होगा, चलो अनमोल मालवी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो यहां पर आप ये कह सकते हो कि इस विलियन का जो वाष्प दाब है, पता है, सिर्फ उस अवयव के समानुपाती होगा जो वाष्पन की क्रिया में भाग ले रहा है। तो कौन भाग ले रहा है, शुद्ध विलायक, यानी कि सिर्फ जल के कण भाग ले रहे हैं। तो यहां पर Pa समानुपाती होगा XA के। यहां पर ये पूरा वाष्प दाब, इस विलियन का पूर्ण वाष्प दाब जो है वो हमारे वाष्पशील अवयव के समानुपाती होगा। मैं थोड़ी देर पे इसे ऐसा भी लिख सकता हूं कि PS जो है वो बराबर होगा सिर्फ Pa के। विलियन का पूर्ण वाष्प दाब, या PS ना भी लिखो तुम तो PT लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, PT जो है वो बराबर होगा Pa के। विलियन का पूर्ण वाष्प दाब जो है वो विलायक के मोल अंश के समानुपाती होगा, विलायक के मोल अंश के समानुपाती होगा। चलो ऐसे लिख देते हैं, आप इसे ये भी लिख सकते हो, और इसे Pa बराबर P0A इंटू XA, ये एक नियम लिख के रख लो, और यही राउल्ट का सेकंड नियम। अब आप बोलेंगे सर ठीक है, आपने इतनी राम कथा तो बता दी, ये बताओ कि चावल पकाते समय पानी में पहले नमक क्यों डाला जाता है। तो उसका रीजन ये है बेटा, ध्यान से सुनना, कि यदि मान लो आपने शुद्ध पानी लिया और शुद्ध पानी में आपने क्या किया, सीधे चावल डाल दिए। ठीक है, अब आप इसे गर्म करोगे तो पानी क्या होगा, 100 डिग्री पर आएगा, और वाष्प द्वारा जल्दी वाष्पन की क्रिया होके उड़ने लगेगा। तो सबसे पहली प्रोसेस, यदि आप खुले में पकाने की कोशिश करोगे तो चावल जो है, जो ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट में पक जाते हैं, वो ले लेंगे 1 से 2 घंटे और पकेंगे नहीं, और आपको पड़ेगी बहुत डांट। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 कि इसे ढकना पड़ेगा। ठीक है, अब ढक दिया, वाष्पन की क्रिया जल्दी होगी, जल के कण इस सतह से निकल के वाष्प बनेंगे, मतलब पानी जो है वो चावल के संपर्क में थोड़ा कम रहेगा, इससे उसे पकने में देरी होगी। अब क्या करेंगे, हम इसमें पहले नमक मिलाएंगे। हमने क्या किया, पहले नमक मिला दिया।
अब पानी जो है वो 100 डिग्री तापमान पर बॉईल होगा ही नहीं, उसका जो तापमान है वो बढ़ाना पड़ेगा आपको। अब वो 120 से 130 पर होगा। अब वाष्पन की क्रिया भी जो है वो धीमे हो जाएगी। क्यों धीमे हो जाएगी? क्योंकि नमक के कण जल के कण को, जल के अणुओं को या जल के परमाणु को पकड़ के रखेंगे और बोलेंगे भाई साहब किधर, यही रहो। तो वाष्पन की क्रिया हो जाएगी धीमे। और जल और आपके चावल के जो चावल है वो अधिक देर तक संपर्क में रहेंगे, वो अधिक देर तक तापक्रम में रहेंगे, और यहां पर आपने ढका भी हुआ है, तो इससे अधिक देर तक तापमान और पानी के संपर्क में रहने के कारण थोड़ा चावल जल्दी पकने लगेगा। ये इसके पीछे की साइंस है। ओके डन। यहां पर वाष्पन की क्रिया तेज होगी, इसके कारण से जो भी पदार्थ आप पकाने की कोशिश करोगे वो जल्दी जल्दी वाष्पन की क्रिया होगी और पानी सूख जाएगा। यहां पर तले पे आपको सिर्फ सब्जियां देखेंगे, पानी तो वाष्प बन के उड़ने लगेगा। यदि ढाक दिया तो भी ठीक है, परंतु वाष्प को आप रोक नहीं सकते, वो ढक्कन उठा के बाहर निकल जाए। बोले मेरे को तो तुम रोक ही नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, वाष्पन की क्रिया धीरे हो, इस वजह से हम इसमें नमक मिला देंगे। अब पानी और जो भी पदार्थ आप पकाना चाहते हो वो अधिक देर तक संपर्क में रहेगा, साथ ही जल का क्वथनांक बिंदु भी बढ़ जाएगा। तो धीरे 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 करके बहुत अच्छे से आपका खाना पक जाएगा और जल्दी पक जाएगा। ओके, ये इसके पीछे की साइंस है। अब मत पूछना कि ये कैसे हुआ। तो यहां पर पी ए समानुपाती होगा सिर्फ एक्स ए के, तो आप इस लिख सकते हो जब विलयन एक में एक वाष्पशील अवयव, और ये वाष्पशील अवयव जो है वो ब्रैकेट के अंदर आप लिख लोगे विलायक है एवं विलय, विलयन लिख दिया हमने, विलय ठोस ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे अवाष्पशील पदार्थ। क्या लिखोगे? ठोस, ब्रैकेट के अंदर लिख लोगे अवाष्पशील पदार्थ है, अवाष्पशील पदार्थ है, तब विलयन का, आ रहा है ना ये? हाँ आ रहा है, वाष्प दाब विलायक के मोल अंश, क्या लिखोगे? विलायक के मोल अंश के समानुपाती होगा, समानुपाती होगा। क्यों? क्योंकि राउल्ट ने यही कहा है किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। अवयव कैसा होना चाहिए? वाष्पशील। अवाष्पशील है तो उसके मोल अंश से हमें कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि वो वाष्पन की क्रिया में भाग लेगा ही नहीं, और जब भाग लेगा ही नहीं तो वाष्प दाब लगेगा ही नहीं, और जब वाष्प दाब लगेगा ही नहीं तो हम उसे शामिल करेंगे क्यों? परंतु हाँ, एक फैक्ट है, एक फैक्ट ये भी है कि यदि आप विलायक के मोल अंश बढ़ाओगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, वहीं यदि आप विलय के मोल बढ़ा दो तो वाष्प दाब जो है वो कम भी होगा। और ये जो अवाष्पशील पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर, यानी विलय के कणों की संख्या बढ़ाने पर, यहां पर विलय के कणों की संख्या पर बात हो रही है, उसकी प्रकृति पर बात नहीं हो रही। प्रकृति मीन कि एक नमक होता है खारा, एक नमक होता है बहुत खारा, ठीक है? तो आप दोनों के एक समान कण लोगे तो वाष्प की क्रिया उतनी ही प्रभावित होगी। एक समान कण ले रहे हो ना, भले ही एक ज्यादा खारा है एक कम खारा है, ये स्वाद में अंतर आएगा परंतु वाष्पन की क्रिया में कोई अंतर नहीं आएगा। परंतु यदि आप एक की मात्रा कम रखो और एक की मात्रा ज्यादा रखो, एक की मात्रा ज्यादा रखो, एक की मात्रा कम रखो, तो जिस विलयन में नमक की मात्रा ज्यादा होगी, जिस विलयन में नमक की मात्रा ज्यादा, क्या हो गया? जिस विलयन में नमक की मात्रा ज्यादा होगी उसमें वाष्पन की क्रिया कम होगी, वहीं जिसमें नमक की मात्रा कम होगी उसमें वाष्पन की क्रिया अधिक होगी। ठीक है, तो विलय के मोल अंश सीधे सीधे
वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। और ये वाला टॉपिक जो है, ये वाला जो टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे वाष्प दाब, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। इसकी परिभाषा अभी ही सुन लो, यहीं पर इसी लेक्चर में सुन लो कि जब किसी शुद्ध विलायक में एक अवाष्पशील पदार्थ को घोला जाता है तो उसके वाष्प दाब में होने वाली कमी को वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इसी प्रकार से आपकी बुक में दो चित्र बने हुए हैं, ये वाले। इन्हीं चित्र को हमने बनाने की कोशिश करी है। कहां पर? यहां पर, यहां पर, ठीक है। यहां पर वो दोनों चित्र बने हैं, शुद्ध विलायक वाली स्थिति पे है और ये आपने नमक मिला दिया तो नमक के कण ने क्या किया? वाष्पन की क्रिया में अवरोध उत्पन्न किया, जिसमें वाष्प दाब में कमी आ गई। गुड इवनिंग बेटा ओमांशी, गुड इवनिंग अनमोल, सभी लोगों को गुड इवनिंग। यहां आके वाष्प दाब राउल्ट का जो सेकंड नियम है ये समाप्त होता है। इसका गणितीय व्यंजक हम बहुत जल्दी ही पढ़ेंगे। अब कल के लिए तो मैं टॉपिक बता दूं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अत्यंत महत्वपूर्ण, जिससे आप ये कह सकते हो कि अंतर का आधार वाले प्रश्न बनते हैं। क्योंकि मैडम का बायो का लेक्चर थोड़ा ज्यादा बड़ा है बोल रही थी वो, तो हम क्या करेंगे, हम कल के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। कल हम मेनली पढ़ेंगे आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, लंबा होगा कल का टॉपिक, और स्थिर क्वथनांकी विलयन, स्थिर क्वथनांकी विलयन। इन बातों पर हम प्रकाश डालेंगे। कल के हमारे ये टॉपिक होंगे। आपकी नेक्स्ट क्लास जो है, आपकी जो नेक्स्ट क्लास है, कितना टाइम हो रहा है अभी? चलो, नेक्स्ट क्लास जो है वो होगी आपकी बायोलॉजी। आज का लेक्चर शायद हमारा थोड़ा सा छोटा था, क्या करें, टॉपिक ही छोटा था। ये मैं बहुत प्यारी से स्माइल बनाते हुए, हंसते हुए आपसे बाय बाय कहता हूं। बाय बाय। वापस आना है सभी को। स्टे कनेक्ट, स्टे कनेक्ट। आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो काय की होगी? बायोलॉजी की, ठीक है। तो कोई कहीं जाएगा नहीं, आपकी अगली क्लास जो है वो बायोलॉजी की होगी। 2 मिनट का, नहीं 2 मिनट का नहीं, थोड़ा लंबा ब्रेक होगा। तो ध्यान रखेंगे अपना। कल आप नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी फिर से। राधे राधे। हेलो 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 बेटा, गुड इवनिंग। आ जाइए सभी फटाफट से, आपकी बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट हो गई है। और आज का जो हमारा टॉपिक है